कभी खुशी कभी गम। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पर्यावरण के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यानी कि कम से कम 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं वे क्या क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें, यानी कि अपने ग्रुप में भी शेयर कर दें। और जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल पर नए हैं, वे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद ही आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर अंतिम समय में बहुत कुछ करवाया जाएगा। ये मान के चलिए सीडीपी, एनवायरमेंट और हिंदी की पैडागोजी और मैथ की पैडागोजी बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। तो दोस्तों, अभी से ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप हो सकता है आगे चलकर कहीं भूल ना जाएं और फिर बाद में आप एग्जाम जब दे कर आए तब आपको याद आए कि टेट वाली क्लास पर तो बहुत अच्छे कंटेंट दिए गए थे, अगर मैं पढ़ कर गया होता तो मेरा पेपर और अच्छा आ जाता। तो दोस्तों, ज्वाइन करिए, आप खुद ज्वाइन करिए और दूसरों को भी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार आपकी बारी है और जहां चाह है वहां राह है। तो आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की अब चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, पहला प्रश्न जो है बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। वैसे हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है सभी छात्रों को, हो सकता है वे भूल गए हों, ठीक है, लेकिन अगर वे नोट्स को अपने पलटाएंगे तो उन्हें जरूर मिल जाएगा, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं। जैसा कि बात करते हैं, प्रश्न में कहा गया है तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं। कौन है? इसके मुखिया मेधा पाटकर हैं, सुंदरलाल बहुगुणा हैं और राजेंद्र सिंह हैं और पीसी जोशी हैं। जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों, बहुत सारे छात्र जवाब देना प्रारंभ कर दिए हैं। बड़ी ही अच्छी आदत है आप लोगों की, हमने देखा है कि मतलब आप लोग वाकई में कुछ ना कुछ तो है, आप लोग वाकई में बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, हमने देखा है कि जो कई बार हमने देखा है कि ये देखा है कि आप लोग मतलब कि जो हमें प्यार देते हैं और जो हमें सहयोग देते हैं, उसके लिए बड़ा ही मतलब मैं प्रफुल्लित रहता हूं कि वाकई में जो हमें छात्र मिलते हैं बड़े ही सराहनीय योग्य रहते हैं, क्योंकि उनका जो प्यार और उनका जो स्नेह होता है बड़ा ही प्यारा होता है, बड़ा ही अच्छा होता है, बड़ा ही सहयोग करते हैं आप लोग हमारे साथ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र सिंह। इस बात को ध्यान रखिएगा कि तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है और इसके मुखिया कौन है? इसके मुखिया है राजेंद्र सिंह। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब तरुण भारत के बारे में यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना क्या है, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। कब? 30 मई 1975 में। दूसरी बात करते हैं, इसके संस्थापक जो थे वे राजेंद्र सिंह थे और इन्हें जल पुरुष भी कहा गया। इन्हें क्या कहा गया है? जल पुरुष भी कहा गया है। और मेधा पाटेकर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो वे नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक थी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक कौन थी? मेधा पाटेकर। और सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बात करते हैं तो आप तो जानते ही हैं, चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। और पीसी जोशी का फुल फॉर्म हो जाता है पूरन चंद्र जोशी हो जाता है, जो भारत के साम्यवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव भी थे। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, एक एक बिंदु के बारे में ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट के बारे में याद रखिएगा कि तरुण भारत संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 30 मई 1975 को। यह किस प्रकार की संस्था है? तो यह एनजीओ प्रकार की संस्था, यानी कि गैर सरकारी संगठन है, जो सरकार के अंडर में काम नहीं करती है लेकिन सरकार के संरक्षण में काम करती है। फिर हमने आपको बताया कि इसके संस्थापक कौन थे? राजेंद्र सिंह, जिन्हें क्या कहा गया है? जल पुरुष कहा गया है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो मेधा पाटकर हैं। और सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? वे चिपको आंदोलन से संबंधित थे, यानी कि वे प्रणेता थे। और पूरन चंद्र जोशी के बारे में बात करते हैं तो साम्यवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से वे एक थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव भी थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न बड़ा ही प्यारा होगा और जवाब भी बड़ा ही प्यारा होना चाहिए। जैसा कि बात करते हैं, प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भूमिगत जल के स्तर की
क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? भूमिगत जल की जो मतलब कमी हो रही है उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, उसके पीछे का मूल कारण क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है कि वर्षा का कम होना, वर्षा का कम होना, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर कहता है कि वृक्षों का आवरण कम होना, यानी कि ट्री कवर्ड हैज रिड्यूस्ड, यानी कि वृक्षों का आवरण जो है वो कम होते जा रहा है। और तीसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों सिंचाई के लिए टेबुल, यानी कि जो टेबुल होता है और हाथों के पंपों का उपयोग का होना। और चौथा ऑप्शन कहता है यहाँ पर कि नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दे दीजिए कि भूमिगत जल के क्षीणता का मुख्य कारण क्या हो सकता है, जो कि आप जानते ही हैं। अगर आप थोड़ा से कॉमन सेंस के आधार पर आप लगाएं तो बिल्कुल एक प्रश्न सही हो सकता है। जैसा कि बात करते हैं भूमिगत जल के बारे में, यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर वर्षा कम होने से रिलेटेड उतना ज़्यादा नहीं है तो सही, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है मुख्य कारण क्या हो सकता है। वनों का आवरण का कम होना, बिल्कुल ये भी कहीं ना कहीं कारक में जिम्मेदार है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है वर्षा कम होती है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, मुख्य कारण आपको बता रहा है, नदियों का रुख बदल रहा है, बांध बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका पीछे का कारण ये इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि टेबल के माध्यम से क्या होता है पानी को ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जा रहा है, हैंडपंप के माध्यम से, समरसेबल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर निकाला जा रहा है, और जिसके वजह से ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो दिन पे दिन कम होते जा रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और जल्दी से यदि समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि यस सर आप जो हमें समझा रहे हैं बिल्कुल क्लियर है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा, कई ऐसे स्थान हैं जहां पर एसिड रेन हो रही है और जलीय विविधता को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, मतलब कॉजिंग कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन मुख्य रसायनों के कारण होती हैं? यहाँ पर आपको ये बताना है, कोई चिंता ना करें, ये सब सारी चीज़ें मैं विविध में कवर कर दूंगा साइंस वाले टॉपिक में। कोई ये ना सोचे कि सर पढ़ाए नहीं है क्या, मैंने तो वैसे पढ़ाया है, लेकिन अम्ल क्षार को और अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा ताकि आप भूलें ही ना। जैसा कि बात करते हैं, इसका ऑप्शन हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, और दूसरा ऑप्शन कहता है कि नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, और तीसरा ऑप्शन कहता है एसिटिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, और चौथा ऑप्शन कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। यह प्रश्न जो है इसका जवाब देने में हो सकता है कहीं ना कहीं आप प्रभावित हो सकता है इसका आंसर आप ना दे पाएँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा से आपको इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं पता नहीं होंगी इसके वजह से। तो एक क्वेश्चन ये मान के चलिए कि आयोग के सम्मान में भी गलत कर देते हैं, कोई बात नहीं है, या नहीं आता है तो एक बार तुक्का लगा ही देते हैं। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ छात्रों ने इसका सही करने का प्रयास किया भी है। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में बात करते हैं तो एक क्या करते हैं, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है, और अम्ल वर्षा की वजह से क्या हो रहा है, जो जली यानी कि जल की जो डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, जीव जंतु कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि बात करते हैं अम्लीय वर्षा जो है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका प्रमुख कारण है कि वायुमंडल में मानवीय क्रियाकलाप, मानव के द्वारा जो एक्टिविटीज हो रही हैं वे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के द्वारा बनती हैं। ऐसी गैसें वायुमंडल में पहुंचकर जल से रासायनिक अभिक्रिया करती हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं दोस्तों, और तथा वर्षा की बूंदों के साथ धरातल पर आ जाती हैं, और जिसके वजह से जो जलीय विविधता है यानी कि वाटर डाइवर्सिटी जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। और इसी के वजह से अगर देखा जाए ताजमहल जो है वो पीला भी हो रहा है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि ताजमहल किस लिए पीला हो रहा है, तो अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल क्या हो रहा है, पीला हो रहा है। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है, जवाब जल्दी से दीजिएगा। अगला प्रश्न एक कह रहा है कि निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। आपको ये बताना है कि जल के विषय में कौन सही नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है जल एक सार्वभौमिक विलायक है, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर कहता है विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता रखता है, और तीसरा ऑप्शन कहता है जल का जो घनत्व है 100 डिग्री सेल्सियस से
ऊपर होता है, सर्वाधिक होता है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं पूछा जा रहा है, सॉरी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, जल के विषय में कौन सी चीजें सही नहीं है आपको ये बताना है। जवाब जल्दी से देते चलिए दोस्तों, जल्दी से जवाब देते चलिए। और बहुत सारे छात्र इसका जवाब देना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे छात्र क्या कर रहे हैं, इसका जवाब देना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल जवाब देते रहिए। और यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो जल्दी से कमेंट करिए कि यस सर हमें क्लियर है। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो जल का घनत्व है, जल का जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो 100 सेल्सियस से ऊपर सर्वाधिक होता है। यहाँ पर ऐसा गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो तीसरा सही हो जाता है, सॉरी दोस्तों तीसरा सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा सही हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए मैं आपको बताता हूँ क्या कहा जा रहा है। देखिए जल का जो घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, ना कि 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। जल की विशेषताएं ये हैं कि जल एक सार्वभौमिक विलायक है। जल विभिन्न पदार्थों की घुलने की क्षमता रखता है और तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में विद्यमान हो सकता है। जल का घनत्व जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर कम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, अधिक होता है। जल का आयतन जो होता है न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ताप पर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। थोड़ा से प्रश्न जो है अच्छा है और थोड़ा से कॉमन सेंस मैं इस पर रुकूंगा भी। रीता अपने नौकरी वाले, रीता क्या कह रही है, अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा और उनके परिवार के साथ रहती है। रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा और उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार के परिवार को किस प्रकार की व्यवस्था कहा जाएगा। अब तो गलत नहीं होना चाहिए, आप लोग परिवार से रिलेटेड बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। मातृवंशीय परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है, पितृवंशीय परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं, एकल परिवार जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं, संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य होते हैं। इसका जवाब तो गलत नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका जवाब गलत नहीं होना चाहिए। याद करिए हमने आपको जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और पितृवंशीय परिवार में हमने आपको बताया है और मातृवंशीय परिवार के बारे में भी हमने बताया है, ठीक है। यहाँ पर क्या इस तरह की व्यवस्था कही जा रही है, इस तरह की व्यवस्था लागू है? पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। और दूसरा ऑप्शन के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर भी गलत हो रहा है। एकल परिवार, उनके माता पिता और अविवाहित बच्चे आते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन है, रीता है, उसके माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी है, यहाँ तक कि चाचा भी शामिल है। जब चाचा और चाची भी शामिल हैं, उनके भी बच्चे शामिल हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर संयुक्त परिवार की बात की जा रही है। यहाँ पर किस प्रकार के परिवार की बात की जा रही है, तो संयुक्त परिवार की बात की जा रही है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। यदि आप लोगों का आंसर सही है तो आप लोग बिल्कुल हैप्पी हो जाइए। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपका आंसर सही है। जिसका भी सही है मैं उसे अप्रिशिएट करता हूं कि बिल्कुल आपने जैसा सोचा वाकई में आपकी सोच को मैं सैल्यूट करता हूं। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में, अगले प्रश्न के बारे में। पहले चपटे और चौड़े आगे के दांत वाले पशुओं की भोजन की प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? वैसे अगर देखा जाए तो इसको हमने पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से कि किन पशुओं के दांत चौड़े होते हैं, नुकीले होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने विशेषताएं बताई हुई है, ठीक है। शायद हमारी बात को कोई समझा हो और सुना हो तो जरूर उसने रिवीजन किया होगा, तो इस प्रश्न का जवाब वो बड़ा सरलता से दे लेगा। पहने चपटे चौड़े आगे के दांत वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? दूसरे पशुओं को मांस खाएंगे, घास एवं साग खाएंगे, फल और अनाज खाएंगे। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, इसका जवाब जल्दी से दीजिए। देखिए अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर चौड़े दांत की बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा मांस तो नहीं खाएगा, मांस वाले में जो होते हैं उनके लंबे दांत होते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला गलत हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सी और डी के बारे में। केवल फल की बात की जा रही है और केवल अनाज की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखा जाए तो ए भी गलत हो गया।
ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या कर देना चाहिए, यहाँ पर हमें बी वाले ऑप्शन को सही कर देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हमने आपको बता ही दिया है कि शिकार करने वाले, चीड़-फाड़ करने वाले जो होते हैं, शेर बाघ होते हैं, जिनके जो दांत होते हैं वे काफ़ी नुकीले होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि गाय भैंस की बात करते हैं तो इनके जो चपटे चौड़े दांत होते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, जो पौधे, ये भी हमने बताया हुआ है। अब कोई नहीं कहेगा सर आपने हमें नहीं बताया हुआ था, ठीक है। जल्दी से, यदि हमने आपको पढ़ाया तो जल्दी से यस करिए। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। पिछले वाली क्लास में भी हमने करवाया था, पेड़ पौधे वाले क्लास में बहुत अच्छे से कराया है। अब इस एक प्रश्न जो गलत कर रहा है फिर वो समझ ले कि उसकी तैयारी बड़े ही लो क्वालिटी की है। जैसे कि बात करते हैं इसके आंसर में, सॉरी इसका ऑप्शन कह रहा है लवणवृद्धभिद और समुद्रभिद और मरुद्भिद और एक तरीके हीलियोफाइट है। जल्दी से जवाब दीजिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। कुछ छात्रों ने जवाब देना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छे दोस्त। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। जब खारेपन की बात की जा रही है, खारे जल वाले क्षेत्रों की बात की जा रही है, तो जहां लवण आ गया, जहां हेलोफाइट्स आ गया, सीधा और सीधा आपको लगा देना चाहिए था। बिल्कुल आपको दिमाग तो लगाना ही नहीं चाहिए था दोस्तों। चलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। 69 प्रश्न क्या कहता है हमसे और किस प्रकार की उम्मीद हमसे करता है कि आप सही कर लोगे या नहीं। जो चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। और चित्रकला से संबंधित है महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कश्मीर। जवाब तो गलत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, वैसे हमने आपको पढ़ाया ही है, फिर भी अगर आप गलत करते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इतना प्यारा प्रश्न है ना, जिसका जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये तीनों बातें इससे रिलेटेड है ही नहीं। यहाँ पर पहली वाली बात बिल्कुल सही मानी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर पहली वाली बात बहुत सही मानी जा रही है क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं, ठीक है। चित्रकाठी कला में महाराष्ट्र से संबंधित है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो मेवाड़ चित्रकला है। आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो कलमकारी चित्रकला है। और कश्मीर में अगर देखा जाए तो जम्मू चित्रकारी है। और महाराष्ट्र में कौन सा है, वर्ली चित्रकारी। यहाँ पर वर्ली चित्रकारी से रिलेटेड बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको ए सही कर देना चाहिए था। बाकी कोई बात नहीं है, जवाब तो कभी कभी ऐसा आता ही है। चलिए उन आदिवासियों, देखिए जितना मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने आपसे कहा है ना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप भारत के किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। और वही जो हमने आपको पढ़ाया वही आपके एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। आप विश्वास करें या ना करें, पेपर देंगे तो खुद विश्वास करेंगे। जो व्यक्ति पूरी नोट्स को अच्छे से रिवीजन कर लेगा, निश्चित तौर पर वो जब पेपर देकर आएगा तो एक बार मुझे फ़ोन करेगा कि सर आपने जो मुझे पढ़ाया था वाकई में वो सारा कुछ आया हुआ है, ठीक है। और जो नहीं पढ़ के और रिवीजन करके नहीं जाएगा वो तो ये बोलेगा सर ने जो पढ़ाया आया ही नहीं, क्योंकि उसने कभी सही से पढ़ा ही नहीं, रिवीजन किया ही नहीं। रिवीजन किया भी तो ऊपर ऊपर कर लिया, ऊपर ऊपर कुछ नहीं होता है, अच्छे तरीके से होता है जब भी कुछ होता है। चलिए उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो जो हिमाचल प्रदेश यानी कि भारत के मूल निवासी है। आदिवासियों को भी हमने पढ़ाया हुआ है, हर जगह की जनजातियों को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ। संथाली जनजाति, गद्दी जनजाति और गोंड जनजाति और सवैया जनजाति, सहाविया जनजाति। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश के हैं और भारत के मूल निवासी हैं, जो हिमाचल प्रदेश के हैं और भारत के मूल निवासी हैं। आप याद करिए, गद्दी जनजाति के बारे में आपने बड़ा ही सुना होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आपको एक बार मैं इन जनजातियों के बारे में अच्छे से यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि आपके एक भी प्रश्न आगे चलकर ना गलत हों। जैसे कि बात करते हैं, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश और भारत के मूल निवासी हैं।
इसके अलावा यहाँ किन्नौर जनजाति, लाहौल जनजाति, गुर्जर जनजाति भी पाई जाती है। ये जनजातियाँ प्रसिद्ध इंडो आर्यन परिवार समूह से ही संबंधित हैं। संथाली जनजाति के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यह भारत में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप बता दीजिएगा संथाली जनजाति है। इनके निवास का मुख्य क्षेत्र है झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम राज्य है। नेक्स्ट बात करते हैं गोंड जनजाति के बारे में। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति, जो 13 राज्यों में निवास करती है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में निवास करती है। नेक्स्ट बात करते हैं सहरिया जनजाति। यह जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। तुरंत पेन कॉपी लेकर बैठा करें, कुछ चीज़ें जब नहीं मिला करें तो उसको लिख लिया करें, ठीक है। कुछ चीज़ें जब नहीं मिला करें तो उसको लिख लिया करें। थोड़ा सा अपने हाथों को दर्द दीजिए भाई, ठीक है। सिलेक्शन लेना है, टीचर बनना है, ऐसे थोड़ी ना मजाक हो जाएगा, ठीक है। टीचर बनना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। बड़ा ही मेहनत करना पड़ता है हर चीज़ों में। तो सहरिया जनजाति, यह जनजाति राजस्थान में पाई जाती हैं। यह एक आदिम जनजाति है जिसे आधारभूत वस्तुएं उपलब्ध कराना चुनौती है। अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा जल्दी से, जवाब जल्दी से दीजिएगा, अभी बहुत समय है। निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है? मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है, बताइएगा। सत्तरिया नृत्य और रौफ नृत्य और चिराव नृत्य और गरबा नृत्य सब पढ़ाया हूँ। आप देख रहे हैं ना, जितना भी क्वेश्चन मैंने पूछा है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने ना पढ़ाया हो। अब कोई कहे कि सर आपने पढ़ाया था नहीं आया, तो गलत सोच रहा है, ठीक है। हमने जितना भी पढ़ाया, एक बार अपने नोट्स को लीजिए, जो जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक हैं, इतना तो आप समझदार हो ही गए हैं। आप उस टॉपिक को सर्च करिए, आपको सारा मिल जाएगा। टॉपिक से आप टॉपिक को देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर्च कैसे करना चाहिए। अब जैसे डांस वाली बात है तो जो डांस हमने लिखवाया है डांस वाले में चले जाइए, उसमें आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है दोस्तों? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, कुछ छात्रों ने जवाब दे दिया है, बिल्कुल कुछ छात्रों ने बता दिया है कि चिराव नृत्य बिल्कुल सही होना चाहिए सर। तो बिल्कुल आपका सही है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं इसके लिए कि आपने सही कर दिया। चलिए बात करते हैं चिराव नृत्य। मिजोरम का एक पारंपरिक बांस नृत्य है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्यों में से एक माना जाता है। इसे बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है। सत्तरिया नृत्य के बारे में बात करते हैं तो असम का लोकप्रिय और शास्त्रीय नृत्य है। और रौफ नृत्य के बारे में बात करते हैं तो जम्मू और कश्मीर का नृत्य है। और गरबा के बारे में तो आप जानते ही हैं, गुजरात का नृत्य है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। देखिए कितने प्यारे प्रश्न और कितने सरल वाले प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। सीटेड भी क्या करता है, कभी कभी चिंटू पिंटू वाले क्वेश्चन दे देता है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? कश्मीर से बेंगलोर, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, मिजोरम से गुजरात, महाराष्ट्र से मणिपुर, बताइए कौन सा होगा? भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? कुछ छात्र जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल जवाब देते रहिए दोस्तों। तो इसका आंसर तो बड़ा ही प्यारा है, आसानी से आपने सुना भी होगा, ये बचपन में ही आपने सुना होगा। बचपन का मतलब ये है जब कभी आप 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में रहे होंगे तो ये बातें सुने होंगे कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाता है। आइए समझ लेते हैं इसके बारे में एक बार। जैसा कि बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। इसकी कुल लंबाई है 4233 किलोमीटर। विवेक एक्सप्रेस पर चलने वाली भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। भारत का जो रेल मार्ग है लगभग 65,000 किलोमीटर लंबा है। दुनिया का चौथे स्थान पर आने वाला भारत है। अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर और रसिया तीसरे स्थान पर है और भारत चौथे स्थान पर है रेल मार्ग में या रेल नेटवर्क में। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है कि कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में ही किस वर्ष हो गया था? आपको ये बताना है।
वर्ष 2000 में 1998, 2006, 2003। जवाब जल्दी से दे दीजिए, जल्दी से जवाब दे दीजिए। कल्पना चावला जी के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2003। चलिए बात करते हैं एक बार इनके बारे में। कल्पना चावला भारतीय मूल निवासी, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री में एक अंतरिक्ष की यात्री हैं। 1 फरवरी 2003 को वापस लौटते समय इनकी डेथ हो गई थी। मूल रूप से अगर देखा जाए तो हरियाणा के करनौल में पैदा हुई थी और अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। कल्पना चावला जी के बारे में एक बार हमें सैल्यूट करना चाहिए, तहे दिल से सैल्यूट करना चाहिए। उन्होंने जो एक तरीके से हमारे देश और हमारे देश का जो उन्होंने नाम गर्व किया है, ठीक है, हमें एक बार उन्हें सैल्यूट करना चाहिए। आप सभी लोगों को सैल्यूट करना चाहिए उन्हें, क्योंकि उन्होंने हमारे देश का नाम गर्व किया है, ठीक है, गौरवान्वित किया है। उनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा देश गौरवान्वित हुआ है। और जिससे भी हमारा देश गौरवान्वित होता है, हमें क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को सैल्यूट करना चाहिए। एक समय आएगा जब कभी ऐसा आएगा जो हमारी वजह से भी हमारा देश या हमारे देश के लोग हम पर गर्व करेंगे, ठीक है। उस समय दूर नहीं है। जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, एक दिन आपके घर वाले आप पर गर्व करेंगे, एक समय आएगा जब पूरा देश आप पर गर्व करेगा। सोचिए उस पल के बारे में, सोचिए उस पल के बारे में जब एक दिन आपके घर वाले, और एक समय आएगा जब पूरा देश आप पर क्या करेगा, गर्व करेगा। अब आप सोच रहे होंगे हम थोड़ी ना IAS की परीक्षा देने जा रहे हैं। आपकी स्थिति इतनी अच्छी बनेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारे टीचर वायरल हो जाते हैं और जिन्हें आप देखते हैं कि तहे दिल से लोग क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं पूरे भारत के लोग। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं। पक्षी जो हैं विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी पेड़ के तनों तथा तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्रो यानी कि कौवा, बसंत गौरी और शंखोरा और दर्जी चिड़िया। बता दीजिए तो फिर जल्दी से इसका आंसर बताइए। जैसे कि बात करते हैं विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। याद करिए उस समय के बारे में जब हमने आपको खटपड़वा बताया था, कटपड़वा हमने आपको बताया था, और कटपड़वा के जैसे ही एक और पक्षी इसमें से है, कौन सा है? बताइए जल्दी से बताइए दोस्त, जल्दी से बता दीजिए। पक्षी जो है पेड़ के तनों में अपने घोंसला बनाती है, पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाती है। कुछ छात्र सोच रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, इसका आंसर हो जाएगा बसंत गौरी हो जाएगा। बसंत गौरी भी खटपड़वा के जैसे ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। कौवा जो है अपनी पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। शंखोरा सनबर्ड किसी छोटे पेड़ या झाड़ी के डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। दर्जी चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों की चुन लेती है और उसके बीच थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है, यही उसका घोंसला होता है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों में विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा गया। दरअसल क्या है कि वैश्विक महामारी के समय में क्या हुआ, डॉक्टरों ने कहा कि विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने के लिए कहा कि विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह दृष्टिवर्णक के निर्माण के आवश्यक के लिए उनके लिए कहा गया, या एक तरीके से देखा जाए दूसरा ऑप्शन है, दृष्टिवर्णक निर्माण के लिए आवश्यक है इसलिए कहा गया। एक मिनट दोस्तों, एक क्वेश्चन थोड़ा से गलत हो गया है, ठीक है, एक मिनट, पूरा क्वेश्चन नहीं है। चलिए मैं किसी और क्वेश्चन में इसको पिकअप कर दूंगा दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाया, चलिए कोई नहीं। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। वैसे समय हो चुका है और चलिए कोई नहीं, 2-4 प्रश्न अगर आप कहें तो फिर करवा देता हूँ। एक बार यस करिए जल्दी से। कुछ छात्र यस के बारे में सोच रहे हैं, कुछ छात्र सोच रहे हैं आज नहीं कल कर लेंगे। देखिए आज करे सो मतलब कैसा है बताइएगा एक बार कमेंट करके, मुझे याद नहीं आ रहा। आज करे सो आज करे, कल करे सो, ऐसा कुछ है, ये मुझे याद नहीं है, एक बार बताइएगा। अभी याद नहीं आ रहा है क्योंकि काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए अब दिमाग में कुछ आ नहीं रहा। ये अंतिम समय है, मतलब ये मान के चलिए ये अंतिम समय है। इसके बाद एक क्लास और है तो देखते हैं, उसे स्थगित किया जा सकता है, ठीक है, उसे स्थगित कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये मान के चलिए अंतिम समय है, इसलिए कुछ याद नहीं आ रहा, केवल और केवल जो लिखा है वही पढ़ा पा रहा हूँ इस समय। अलग की बातें कम याद आ पा रही हैं। चलिए बात करते हैं जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा, और शिक्षक का क्या उद्देश्य है।
पाचन क्रिया, वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना और प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना और विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना। हो सकता है प्रश्न गलत हो जाए आपका, जिसके द्वारा विद्यार्थियों के विचारों में कल्पनाशीलता का और प्रयुक्त सभी। थोड़ा सा अगर सोचकर अगर आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं। जवाब सही हो सकता है, थोड़ा से तुक्का सुक्का लगा के दे दीजिए, ठीक है। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। कुछ छात्रों ने जवाब दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो शिक्षक द्वारा कक्षा 5 के विद्यार्थियों में यह पूछा जाना है कि भोजन हम खाते हैं उनका शरीर के अंदर क्या होता है, और उसका उद्देश्य अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना, ठीक है। एक आध प्रश्न गलत ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई बात नहीं है। चलिए बात करती है इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, वैसे तो समय हो गया है। कक्षा 4 के अध्यापक आयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण में से कौन से प्रक्रियात्मक कौशल को प्रोत्साहित मिलेगा? वर्गीकरण एवं प्रयोग करना, संप्रेषण एवं चरों की पहचान करना, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण करना, नक्शा बनाना और मापन करना। जवाब बड़ा ही प्यारा है, जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं। इस समय फिर से एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में समझा देता हूँ, कुछ छात्र जवाब दे रहे हैं, ठीक है। कक्षा 4 के अध्यापकों को ज़्यादातर सोच रहे हैं कक्षा के 4 के अध्यापक आयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण में से कौन से प्रक्रियात्मक कौशल को प्रोत्साहित मिलेगा? ठीक है, एक तो क्लास वर्गीकरण का प्रयोग करना, संप्रेषण एवं चरों की पहचान करना, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण करना, नक्शा बनाना। दोस्तों अब आप लोग दे दीजिए इसका आंसर, बस यहीं तक रखना पड़ेगा। अब ये समझ लीजिए अंतिम क्षण है, ठीक है, मतलब कि अब बताया नहीं जा रहा है। चलिए इसका जवाब जल्दी से दे दीजिए। इसका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से दे दीजिए। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कम से कम इतना तो सम्मान हमारा बचा ही दें। और जो लोग पुराने हैं वे दूसरों को शेयर करके सोएंगे। अगर आप सभी लोग एक एक दिन अपने व्हाट्सएप पर लगा लेते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लेते हैं तो बड़ा अच्छा हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग लगाते हैं। अब मैं किसी को फोर्स तो कर नहीं सकता हूं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग अपने स्टेटस पर ज़रूर लगाइए एक दिन चैनल को। एक बार टेट वाली क्लास को एक बार थोड़ा सा शेयर करिए, लोगों तक हमारी बातें पहुंचनी चाहिए। अभी उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिन्हें वाकई में ज़रूरत है, मतलब आप लोगों को तो ज़रूरत है, लेकिन उन लोगों को नहीं पहुंच पा रहा है जो वाकई में जिन्हें चाहिए एक अच्छा कंटेंट, ठीक है। क्लास की रिवीजन वीडियो भी आने वाली है, ठीक है। पूरा ये मान के चलिए मैं आपको 1-2 दिन में, मतलब 2 से 3 क्लास में मैं आपको पूरी साइकोलॉजी ख़त्म करके दूंगा। पूरी नोट्स हमारी बन रही है और बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बन रही है, मतलब एक तरीके से, ठीक है, बिल्कुल हैंड रिटन वाली नोट्स बन रही है। तो ये मान के चलिए अब जो क्लास आएगी मान लो बीच में, ठीक है, तो बहुत अच्छी क्लास आएगी। इसलिए मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात को पहुँचाइए आप लोग, ठीक है। आप लोगों का कुछ नैतिक कर्तव्य बनता है हमारे प्रति एक बार, कि सर हमारे साथ लगे रहते हैं और सर हमें पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ पढ़ाते हैं, एक बार सर के सहयोग तो करना चाहिए, मतलब सर को भी ध्यान देना चाहिए। हमारा एक तो नैतिक कर्तव्य बनता है, क्योंकि देखिए जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। और हमने देखा है कि जब हम अच्छे काम करते हैं तो रातों में जब हम लेटते हैं तो इतनी अच्छी नींद आती है, ऐसा लगता ही नहीं है कि सुबह कब हो गई। जब पूरी मेहनत के साथ मैं सुबह से लेकर शाम तक हर एक छात्र के साथ पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाकर और जब मैं घर पर जाता हूं तो मुझे इतनी अच्छी नींद आती है, मैं आपसे क्या बताऊं, मतलब कि ये समझ लीजिए बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ पढ़ा कर आता हूं, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। कभी भी मन में ऐसी बातें नहीं आती हैं कि इस सिलेबस को जल्दी ख़त्म कर दिया जाए, इसको जल्दी ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा जो भी छात्र हमारे पास कभी फ़ोन मैसेज किसी भी तरह से करता है तो मैं उसकी बातों को समझता हूं और उसकी बातों को जैसे होता है, जैसा बन पड़ता है उसकी सहयोग भी करता हूं और उसकी अप्लाई करता हूं, ठीक है। तो ये मान के चलिए एक बार तो आप लोगों को हमारा सहयोग यानी कि हमारा साथ देना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, स्वतंत्र आप हैं, जीवन आपका है, ठीक है, कैसे क्या करना है आप देख लीजिए, ठीक है। हमारा काम है एक बार आपको अपने बारे में बताना, मतलब अपनी बातों को पहुंचाना, क्योंकि आप ही लोग हमारे दोस्त हैं, आप ही लोग हमारे मित्र हैं, आप ही लोग हमारे सब हैं। क्योंकि
हम किसी और से नहीं कहेंगे। जब भी हमें कोई सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम आपसे ही कह सकते हैं, क्योंकि हम आपके साथ ही जुड़े हुए हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है या हमारी बात बनती है, तो हमें जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो मुझे लगता है कि आपसे हमें कहना चाहिए और हमें कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। बाकी तीसरा ऑप्शन सही हो गया। आज के लिए बस इतना रखते हैं, थोड़ा सा हमने ज़्यादा बोल दिया होगा तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। टेक केयर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो अगर मैंने किसी को किसी भी प्रकार से आहट किया हो तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, ऐसा मेरा कभी किसी व्यक्ति को आहट करने का मतलब हृदय से कभी मेरा मतलब ये नहीं रहता, उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। टेक केयर ऑल ऑफ यू।